Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैथ्स पेडागोजी का ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, इस बार का फर्स्ट सेशन है और शायद लास्ट भी होगा। 30 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, लेकिन मैथ्स पेडागोजी में मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पे होती है, एक मिनट रुकना यार, आवाज़ जो है मुझे ही रिपीट आ रही है। राहुल जी व्हाट हैज हैपेंड, एक मिनट, बात तो रही कहाँ से, नहीं समझ पा रही हूँ मैं। एक मिनट रुकना यार, 0 है। ओहो, ये राहुल भी ना, कुछ तो पंगा है। देखना आवाज की कोई दिक्कत है आप लोग को या सही है सब? राहुल ने कुछ तो छेड़ा है। वाह, एक से आइटम लोग हैं हमारे पास। ओके, ऑल क्लियर, साउंड क्लियर है तो यहीं पे आ रहा होगा वो स्टूडियो में, है ना? ओके है ना सब? चलो फिर करते हैं शुरू। पूरा माहौल बिगड़ जाता है, ये क्या है ये? वाह, कुछ भी चल रहा है आज हमारे स्टूडियो में। यही हुआ है, जो हमारी स्क्रीन है वो भी हम नहीं देख पा रहे थे, इस चक्कर में जो है गड़बड़ आज हुई है सेशन में। एक मिनट रुकना यार, पूरा मूड खराब हो जाता है। एक मिनट रुको, एक मिनट। ये सब बढ़ चढ़ के अगर दिखेगा आ जाओ आप लोग, खेल लेते हैं आज, यही खेल लेते हैं, करेंगे आज। रुको, चलने दो, अब जैसा चल रहा है फटाफट से करते हैं। देखो एक बार, क्योंकि मैं बोलूँगी शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट यहाँ से आवाज़ बढ़िया आ रही है मुझे ही। मेरी आवाज़ इतनी बार आएगी तो कैसे चलेगा? इसमें तो नहीं ऑन कर रखा है। एक मिनट दो, मुझे एक आइडिया आ रहा है, एक मिनट दो बस। बस अब ठीक हो गया होगा मेरे ख्याल में, देखना एक बार। ऑल गुड, बढ़िया सब। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यही एक रीज़न रहता है कि मैं अपना स्टूडियो जो है सबसे अलग रखती हूँ। मैंने कहा भाई मेरा स्टूडियो, मेरा कैमरा, कोई नहीं छेड़ेगा। बट आजकल हमने थोड़ा सा काम डेलीगेट किया है, उस चक्कर में थोड़ा आज ये टीवी की स्क्रीन वर्क नहीं कर रही थी तो कुछ तो पंगा हो गया था। खैर छोड़ो, आते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। ये बात हम दोबारा कह रहे हैं और 30 क्वेश्चन है मैथ्स पेडागोजी के। ये इकलौता सेशन है इस बार, क्योंकि मैथ्स की मैराथन अब नहीं होगी इस साल तो एटलीस्ट। तो प्रीवियस मैराथन आप देख सकते हैं, नोट्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस बार भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स पेडागोजी के वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता चलेगा कि मैथ्स पेडागोजी आसान ही आती है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने वो नोट्स भी पढ़े हुए हैं मैथ्स के, तो बहुत ईजी हो जाएगा। वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रांग है तो आपको इस सब्जेक्ट में भी मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रेपिटेडली पूछे जाते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स तो वही है ही। इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आप मल्टीपल टाइम रिवाइज भी ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो स्टार्ट करें। बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सी समस्या देखने में है बट चल जाएगा आई बिलीव। देखिएगा, हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फटाफट से जवाब देंगे, पोल आपके सामने आएगा हर बार की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर मोस्ट एप्रोप्रिएट। यानी निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में। अब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, ऐसा कोई सेशन आपको नहीं मिलेगा जहां पे नेचर और मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे यानी गणित की प्रकृति क्या होती है उस पर क्वेश्चन ना आया हो प्रीवियसली, है ना। हमेशा आएगा ही आएगा। क्वेश्चंस फिक्स्ड है मैथ्स पेडागोजी में, क्योंकि टॉपिक ही वही 5-7 टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव।
यानी बच्चे को सृजनात्मक बनने में मदद करता है। हाँ, कह सकते हैं भाई, कुछ भी नए तरीके से पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो। मान लिया हमने, नेगेटिव नहीं मान रहे। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड्स इमेजिनेशन, बच्चे की कल्पना शक्ति को भी पोषित करेगा। चलो वो एक्स मान लेगा, जेड मान लेगा, कुछ तो मानेगा, थोड़ी बहुत कल्पना शक्ति हो जाएगी। फिर सोचते हैं, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, ये बात एकदम पक्की है कि जो मैथ्स का नेचर है वो डिडक्टिव इन नेचर है मैथ्स। क्यों? क्योंकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है आपको पता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, रूल टू एग्जांपल जाना। तो पूरे मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो ज्यादातर हम रूल्स पहले बात करते हैं रूल्स के बारे में, उसके बाद एग्जांपल्स या उस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो थियरम को प्रूव कर रहे हैं आप बाद में, पहले थियरम आपको पता है कि ये होगा, बाद में जाकर के आप प्रूव करने में लगे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, रूल टू एग्जाम्पल चला जाता है, डिडक्टिव है नियम से उदाहरण की ओर, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड भी आप यूज कर सकते हो कि पहले आपने 4 शीट दी, राइट एंगल ट्राइंगल की एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, और फिर कहा बच्चों को बताओ इनमें क्या समानता दिख रही है, फिर बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इंडक्टिव रीजनिंग का यूज कर सकते हो, लेकिन बाय नेचर मैथमेटिक्स में डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ये कहना गलत होगा कि हमेशा कन्वर्जेंट है, मौके तो यहां पर भी दिशाओं में सोचने के मिलते हैं, ठीक है ना बात। तो कई लोग कह रहे हैं क्या सही होगा, तो ये भी सही था कि इमेजिनेशन का मौका मिलेगा, मानने का मौका मिलेगा, इतने थे फिर उसमें से इतना हटाया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां इमेजिनेशन का मौका बच्चे को मिलेगा। क्रिएटिविटी का मौका भी आपको मिल सकता है, अगर पढ़ाया कैसे जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। आप मल्टीपल वेज में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो कन्वर्जेंट तो होता नहीं है ना। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर, डी को अगर हम छोड़ दें तो ABC यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। मैं बहुत कम देख पा रही हूँ, मतलब मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ आज की स्क्रीन इधर है उधर है, हाँ ठीक है, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कहता है टू डेवलप एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, अ टीचर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द क्लास, चूज द वन विच इज नॉट इफेक्टिव टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। यानी बच्चों में गणितीय अभिरुचि को, यानी मैथमेटिक्स को लेके एप्रिसिएशन आए, इंटरेस्ट विकसित हो, बच्चों का रुचि बढ़े, उसके लिए टीचर ने कुछ एक्टिविटीज कराई क्लास में। कौन सी एक्टिविटी सही नहीं है कि इंटरेस्ट बढ़े बच्चे का मैथमेटिक्स में? तो पहला ऑप्शन है शी ऑलवेज praises the student who achieves highest marks in the class in the टर्म एंड एग्जामिनेशन। यानी जो टीचर हैं वो हमेशा उसी विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में लास्ट टर्म एंड वाली जो एग्जामिनेशन है, ईयरली एग्जाम या हाफ ईयरली में क्या करता है, सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ नंबर लाने वाले बच्चों को प्रेज किया जा रहा है, इसका मतलब टीचर क्या कर रही है, लेबल कर रही है बच्चों को कि तुम स्टार हो, तुम फुद्दू हो, तुम ये हो। ये खराब तरीका है ना। हमें बच्चों को लेबल नहीं करना कि तुम कमजोर, तुम सबसे बेहतर, ठीक है ना। तो ये प्रेज करना सिर्फ उस बच्चे को जिसके नंबर कमा रहे हैं, बाकी बच्चे क्या करें, जॉब छोड़ दें, मतलब पढ़ना छोड़ दें। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 है शी शोज टू चिल्ड्रन द वीडियोज ऑन इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। भाई वीडियो दिखा रही है भारतीय गणितज्ञों के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में बात हो रही है, आर्यभट्ट, भास्कर, सारी चीजें बात हो रही है। तो इसका मतलब बच्चे मोटिवेट होंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में, कैसे मैथमेटिक्स उनके जीवन में आया, है ना। जब हम सेब गिरने की कहानी सुनते हैं, न्यूटन की कहानी सुनते हैं, तो ऐसी अलग अलग विषय से जुड़े हुए लोगों को सुनाना या उनके बारे में वीडियो दिखाना अच्छा तरीका है। जैसे हम साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं तो मैं आपको हमेशा बता के चलती हूँ बहुत बार कि पियाजे कहते हैं भाई एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, वाइगॉस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, या अगर हम बात कर रहे हैं स्किनर की तो वो अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं, जॉन ब्रॉडस वॉटसन की बात कर रहे हैं तो वो अमेरिकी हैं, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंसाइटफुल लर्निंग, क्या नाम है उनका, इंसाइटफुल, वोल्फगैंग कोहलर की, तो वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सारी बातें हम करके चलते हैं उनके बैकग्राउंड की, इससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है पढ़ने में। शी गिव्स मैथमेटिकल, और हम पिक्चर्स भी दिखाते हैं, शी गिव्स मैथमेटिकल पजल्स एंड मैजिक स्क्वायर्स टू बी सॉल्व्ड इन दी क्लास। हाँ, इससे भी बच्चा एक्टिव रहेगा। देखिए बच्चे को एक्टिव रखना है हमारा मुख्य उद्देश्य। शी एस्टेब्लिशेज अ मैथमेटिक्स कॉर्नर इन हर क्लास वेयर स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल एक्टिविटीज। वो अपनी कक्षा में बच्चों में गणितीय कोना बनाती है, कॉर्नर बनाना, रीडिंग कॉर्नर हो सकता है लैंग्वेज की क्लासरूम में, मैथमेटिक्स का कॉर्नर हो सकता है मैथ्स की क्लासरूम में जहां मैथ्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज चल रही हो। तो एक ही ऑप्शन यहाँ नेगेटिव है जो कि फर्स्ट है, और जो गलत है वही पूछा है हमसे, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अगर आपकी पेडागोजी की समझ अच्छी है आप मैथ्स पेडागोजी निकाल के ले जाएंगे, अगर वो नोट्स आप पढ़ लें जो फ्री नोट्स आपको दिए हुए हैं। कैसे डाउनलोड करने हैं आज इंस्टाग्राम पे भी बताया है आपको एक वीडियो डाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बताइएगा एक बार। पहला ऑप्शन है एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर
थॉट प्रोसेस। बच्चों की गलतियां, त्रुटियां, जो भी गलतियां उनसे होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो उनकी चिंतन प्रक्रिया के बारे में हमें जानकारी देते हैं एक टीचर को कि बच्चा सोचता कैसे है। आपने तो पढ़ा दिया, लेकिन उसको कैसे समझ में आया होगा, वो कंफ्यूज कहां हुआ होगा, ये आपको एरर्स से पता लगता है। तो एरर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग प्रोसेस में, बात सही है। एरर्स इन मैथमेटिक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट, गलतियां जो है सीखने का हिस्सा है। ठीक। एरर्स इन मैथमेटिक्स हेल्प टीचर्स इन प्लानिंग देयर लेसन्स। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं। अगर मुझे पता होगा आप लोग गलती कहां करते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को और 4 एग्जांपल एक्स्ट्रा देके समझाऊंगी। अपनी लेसन प्लानिंग में ही सोच के चलूंगी कि ये टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, इसको अच्छे से समझाना है। तो ये चारों बातें सही, तीनों बातें सही हैं। हमें क्या चाहिए? गलत बात चाहिए। एरर्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी ओवरलुक्ड एज पॉइंटिंग एरर्स विल डीमोटिवेट देम। अब जिसको पेडागोजी की नॉलेज नहीं है उसके लिए भटकाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है कि अगर हम गलतियों को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा अगर हमने किया तो बच्चे प्रेरणाहीन हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे और सीखेंगे नहीं। अच्छा, तो हम यहाँ पे बच्चे को डांट फटकार नहीं रहे हैं उसकी गलतियों के लिए, इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते गलती को, मौका देना है सुधारने का, तुरंत से करेक्ट नहीं करना होता, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है। लर्निंग का ही पार्ट है एरर्स। आपको अपने लेसन प्लानिंग में उनको बेहतर तरीके से प्लान करना है अगली बार, ताकि वो गलतियां कम हो सकें, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, है ना। लेकिन ये नहीं है कि ओवरलुक कर देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे गलती पे, क्योंकि गलती बताई तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर सीखेगा कब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट। आकलन के बारे में कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? असेसमेंट हर एक सब्जेक्ट में आता है, आपके सीसी मैंने आपको कहा भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आपके पांचों के पांचों, या पेपर 2 है तो चारों सब्जेक्ट्स में आएगा पेडागोजी में। तो असेसमेंट के बारे में क्या सही नहीं है? नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। मानक संदर्भित आकलन जो है वो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। पहला ऑप्शन है ये। अब एनआरटी और सीआरटी क्या है वो समझेंगे, यानी नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड क्या है। जो पुराने लर्नर्स हैं उनको पता है, अभी सीसी भी आपका ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर ही है बैच में, ये अभी होगा, डोंट वरी। एनआरटी और सीआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, दोनों किसके उदाहरण है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के, मानक परीक्षण के उदाहरण है, ठीक है ना। जिसमें बहुत सारे लोग बैठ रहे होते हैं, जो वैलिड होते हैं, जो आपके जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ये क्या होती है? विशेषताएं होती हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। हम मैराथन में भी बात करेंगे। आपकी सीडीपी की मैराथन है 13 तारीख को, शनिवार को, यानी सैटरडे को शाम को 7 बजे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए लगभग हर सब्जेक्ट में, ठीक है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज टू इवेल्युएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। Criterion referenced assessment is useful in diagnostic testing and remedial teaching. या norm referenced assessment tells us where a student stands as compared to other students in his or her performance. अब हमने देख लिया 69% लोग जो है आंसर डी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टे लगा लिए हैं, कहीं से तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड पढ़ के, या किसी ने तो कह दिया है कि ये वर्ड्स याद कर लो, या तो उन्होंने सोचा है शॉर्टकट में पेपर पास करना है। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हम भी करेंगे, अभी कुछ दिनों में ही करेंगे, या हो सकता है कल या परसों में ही करें, लेकिन मैंने बहुत बार आपको यही कहा है कि पहले सिलेबस पढ़ लो, समझ लो चीज़ों को। शॉर्टकट्स तब अच्छे लगते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो, वो आपको फिर हेल्प करते हैं। और अगर सिर्फ शॉर्टकट्स हमने याद किए हुए हैं तो फिर हम ऐसे गलतियां करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में हमने की है ना। हमने ये मान लिया है कि पेडागोजी में कंपेयर तो करना ही नहीं होता बच्चे को, है ना, जो कि बात सही भी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही मिलेगा। लेकिन इसलिए सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी है और आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, नॉर्म रेफरेंस, इसलिए हमने कह दिया भाई ये तो गलत ही होगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो कंपेयर कर रहे हैं, जबकि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता ही कंपैरिजन के लिए है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का, तो उसमें मेरिट में जो ऊपर आएगा उसी को नौकरी मिलेगी ना, है ना। यूपीएससी भी एग्जाम ले रहा है अगर, और 75 सीट है जनरल में आईएएस की, तो आपकी 500 रैंक आई है तो थोड़े ना आपको आईएएस मिल जाएगा। मतलब क्या बात हुई? ये बात ऐसी हुई कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया है जिसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीआरटी, जिसमें आप क्राइटेरिया के थ्रू, बस एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए, जैसे सीटेट में 90 नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर डीट प्लस भी का एग्जाम होगा, जो दिल्ली में आपको गवर्नमेंट टीचर बनाएगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा निकलेगी, अगर बिहार में अभी एग्जाम हुआ, वहां इतने सारे लर्नर्स आए, केवीएस में अगर एग्जाम हुआ, तो वहां आपका अपने ही जो बाकी लर्नर्स हैं, पीयर ग्रुप हैं, उनसे कंपैरिजन होगा। जो ऊपर होंगे उनको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, मेडिकल हो, कुछ और हो, है ना, जहां पे भी आपको लिमिटेड सीट्स हैं और लोगों को हटाना भी जरूरी है, तो वहां पे एनआरटी लागू होता है। तो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर्ड टू अदर स्टूडेंट्स इन हिज और हर
परफॉर्मेंस, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं किसी वेबसाइट पे और आपको पता लगता है आपकी रैंक है 40,000 लोगों में से मान लीजिए 200 रैंक है, तो इसका मतलब आप अपने पीयर से कितने रैंक ऊपर हैं, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है। तो ये बात गलत नहीं है, ये नॉर्म रेफरेंस मानक संदर्भित आकलन के बारे में ये सही बात है कि इसमें आप अपने अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहां खड़े हैं ये पता लगता है। तुलना करनी नहीं चाहिए, बट ये टाइप्स तो हैं टेस्ट के, लोगों को आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, दुनिया कॉम्पिटिटिव तो है कुछ हद तक, तो ये भी एक पहलू है, ठीक है ना। आपको बच्चों में कराना नहीं है, लेकिन ये टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, जब नीड होगी तो आपको ये टेस्ट भी अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक। तो समझते हैं टेस्ट के दो प्रकार होते हैं, वापस से आते हैं अपनी बात पे। दो प्रकार होते हैं मानक परीक्षणों के। मानक एक होते हैं टीचर मेड टेस्ट, दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना। मानक परीक्षण वो परीक्षण है जो बहुत सारे लोग, लाखों लोग एक साथ दे रहे हैं, हजारों लोग एक साथ दे रहे हैं, जिनमें एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है, जो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, वैध होते हैं, जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वही पर्पज सॉल्व करता है। जैसे आपका सीटेट टीचर्स की एलिजिबिलिटी जांचने के लिए बनाया गया है, तो वही क्वेश्चन आने चाहिए। यूपीएससी के क्वेश्चन सीटेट में आएंगे तो वैलिड नहीं होगा वो, है ना, वैध नहीं है टेस्ट। अभी हम पढ़ेंगे जब आपका मैराथन होगा। रिलायबिलिटी क्या होती है, आप जितनी बार पेपर ले रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी से पेपर 4 बार आपने कॉपी रीचेक करा ली, सेम रिजल्ट है, वैध, आपका वो दोस्त जो हमेशा काम पढ़ने पे काम आए वो रिलायबल है, विश्वसनीय है ना। तो रिलायबिलिटी टेस्ट की सेम रिजल्ट दे बार बार चेक करने पे भी, ठीक। जैसे बोर्ड्स में हम रीचेकिंग करा लेते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है, 2-4 नंबर इधर उधर होते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक 2 पॉइंट तो हैं ही जो हमें याद रखने हैं। वैलिडिटी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, और भी 1-2 लक्षण होते हैं, लेकिन ये 2 मुख्य लक्षण हैं। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो कंपैरिजन पीयर्स के साथ कंपैरिजन में, यानी जो परसेंटेज ज्यादा लेकर के आएगा, मान लीजिए बोर्ड्स हैं तो टॉप कौन करेगा, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे दूसरे लोगों से, है ना। आज से 20 साल पहले हो सकता है कि कोई 80% पे टॉपर बन जाता हो, है ना, पहले नंबर कम आते थे। आज के समय में 99% ला करके लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, फिर वहां अलग से टेस्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, यहां एक क्राइटेरिया है, इससे आपकी वीकनेस का, आपकी मास्टरी का पता लग पाएगा। क्राइटेरिया क्या है भाई, 90 मार्क्स ले आओ, सीटेट में आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको 90 मार्क्स लेकर के आने हैं, तो पता लग जाएगा कि आप आगे परीक्षाओं में बैठने लायक हैं कि नहीं है। उसके ऊपर आप जितने भी ला रहे हैं वो आपकी मास्टरी बताएगा, है ना। तो 90 मार्क्स क्राइटेरिया है, 33% पे पास होते हैं, ये क्राइटेरिया है। टॉप कितने पे करते हैं, नौकरी कितने पे मिलेगी, वो मेरिट पे डिपेंड करेगा। तो मेरिट वाली परीक्षाएं एनआरटी कहलाती है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जहां एक नॉर्म है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्राइटेरिया पे बेस्ड है, कितने परसेंट ले आओ, क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ठीक है जी। चलिए खैर आते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ए, कि नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, यानी जो मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। यानी कि अगर मैं देखूं कि हम ये कह रहे हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किसमें हेल्प करता है, डायग्नोज करने में, भैया कोई डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करता। या तो आप मेरिट में आए या तो आप नहीं आए, कोई आपको डायग्नोसिस करके ये नहीं बताएगा गलती कहां है आपकी। आप अपने आपको जिंदगी भर फेलियर मानते रहिए। अगर आप इंटरव्यू में बाहर हो गए, अगर आप मेरिट में नहीं आए, आपने कितनी भी मेहनत की, कुछ भी हुआ, यहां पे ये नहीं बताया जा रहा डायग्नोस करके कि यहां गड़बड़ है, वहां पे सिर्फ परसेंटेज बताई जा रही है, बाकियों से आप कितने पीछे या आगे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए यूज नहीं होता। डायग्नोस्टिक के लिए आप एक बार को क्राइटेरियन को यूज कर पाएंगे, गैप्स नहीं बताता, ये सीधा रिजल्ट बताता है एक पैमाने के आधार पे, मतलब बाकियों की कंपैरिजन के आधार पे। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज टू इवेल्युएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, आपको कितना आता है एक क्राइटेरिया था, लेकिन आप उससे भी आगे जा रहे हैं, या आपको कितना किस क्षेत्र में पता है, इससे पता लगेगा क्राइटेरियन से। क्राइटेरियन के बारे में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के रूप में काम आता है, रेमेडियल टीचिंग हो सकती है इससे, हाँ हो सकती है। फिर क्या आता है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट बताता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही है, तीनों बातें सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ही गलत था, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा, क्या पूछा है देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ये कहता है मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल, यानी हर एक सब्जेक्ट में लर्निंग मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं जिसको हम। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण को पढ़ाने को सहायता देने के लिए सामग्री होती है। जैसे ये बोर्ड भी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का ही उदाहरण है कि आपको कोई पिक्चर अगर मैं दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाता है, पिक्चर मतलब फोटो। कोई कह रहा है जब सबका क्वेश्चन ठीक हो ऐसे बोलो ओए होए, और जब गलत हो तो मोए मोए। वाह वाह, बहुत बढ़िया योग्यता, आप एकदम लीडरशिप क्वालिटीज रख करके हैं, पूरा ध्यान आपका जो है सही जगह पे है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें, है ना। आ जाओ इधर, मोए मोए और ओए होए बाद में कर लेना, पढ़ लो पहले, देखते हैं एक बार। अच्छा आइडिया है वैसे, आई लाइक इट। गणितीय अधिगम सामग्री
क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे ब्लैक बोर्ड से लेके आपका ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, ग्लोब हो सकता है, जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं। अब मैथमेटिक्स में जो लर्निंग मटेरियल होगा उसके बारे में बात पहचाननी है आपको, कौन सी सही है। हेल्प्स टीचर्स इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग दी फॉर्मूले यानी सूत्र या जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको उनके प्रदर्शन में टीचिंग लर्निंग सामग्री जो है वो मदद करती है। चलो भाई कर सकती है। हेल्प्स स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग, ये बात तो बिल्कुल पक्की बात है। अगर आपने क्लासरूम में भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्लास में चारों तरफ चार्ट्स लगे हुए हैं या कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो बच्चा खुद से भी बहुत कुछ सीखता है उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, प्रमोट करता है सेल्फ लर्निंग को। हेल्प्स टीचर्स इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, टीचर्स को निर्देश देने में मदद करेगा। चलो कर सकता है भाई। डेवलप्स लर्निंग एनवायरनमेंट इन दी क्लास, ये बात बिल्कुल पक्की है। लर्निंग मटेरियल तो होता ही है एनवायरनमेंट बनाने के लिए, माहौल को बनाने के लिए। पढ़ाई का माहौल बनेगा उस तरह का कि आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। बात तो सही है। क्या चारों सही हैं? हाँ, हम तो कह देते चारों सही हैं, लेकिन ऑप्शन तो 2 का ही है, तो कोई भी 2 बेस्ट उठाने हमें यहाँ पे। तो पेडागोजी में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है, जो बेस्ट है वो चूज करेंगे। अब हम 2 ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन लेने हैं, बाकी छोड़ने हैं। तो हमें पता है एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है लर्निंग मटेरियल, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। सेल्फ लर्निंग में भी हेल्प करता है, जो आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड जिसको हम कहते हैं बाला, वो क्या है? आपकी बिल्डिंग को ही आप एक लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं, तो बच्चे को ध्यान जाता है उसका बार बार, अच्छा 2 1 जा 2 लिखा हुआ है दीवार पे, बार बार ध्यान जाएगा, या कोई मैप बना हुआ है दिमाग में रहेंगी। तो सेल्फ लर्निंग और एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज्यादा बेहतर है, बजाय कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना। यहाँ पे बच्चा कम एक्टिव होगा, है ना। फॉर्मूले डिमॉन्स्ट्रेट करने में भी बच्चा कम एक्टिव होगा, और फॉर्मूले डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किताबों से लेके ब्लैक बोर्ड से लेके कुछ भी लिख दो आप फॉर्मूला, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो ज्यादा एक्टिव बच्चा सेल्फ लर्निंग, और बच्चे की भले की बात बी और डी में ज्यादा हो रही है। बी और डी थर्ड ऑप्शन है जो कि सही है। 58% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशंस इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी डैश अक्रॉस द कंट्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं, ओलंपियाड आपको पता है बच्चे करते हैं तैयारी ओलंपियाड्स की, है ना, थोड़ी सी और गहन क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर हो पाती है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है वो वहां पे चेक हो पाती है, मौका मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है बच्चे को। अब ये कॉम्पिटिशन सुन के तो लगेगा कि ये नेगेटिव बात है, लेकिन ये नेगेटिव बात नहीं है, अगेन, है ना। स्ट्रेंथन करने की बात की है एनईपी ने इसको, कि हम क्या कर रहे हैं, मजबूत बनाएं। ओलंपियाड से क्या होता है, आपकी जो नॉलेज है, सच में कितनी मास्टरी है बच्चे की, उस पर भी ध्यान जाता है। तो ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशंस इन वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी जिसमें मौका मिल रहा है, ये हेल्दी कॉम्पिटिशन की जैसी बात है। ये ऐसा नहीं है कि गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं है कि एक से दूसरे को कंपेयर करने में लग रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी नॉलेज गहन हो पाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा बच्चा, बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो ओलंपियाड्स हमेशा से अच्छी चीज माने गए हैं, है ना, क्योंकि थिंकिंग का मौका ज्यादा मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बच्चे को और गहनता में जाने की, है ना। और बाकी भी बहुत सारे अवसर मिलते हैं ओलंपियाड्स के लिए भी, एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्टिविटीज भी होती हैं। मेड इजियर, डिस्करेज कर दें, इजी क्यों बनाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे इस सिस्टम को, ताकि बच्चे की लर्निंग और बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है आपसे, कॉन्सेप्ट्स लाइक मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, फार नियर, बिग स्मॉल एटसेट्रा आर, यानी अधिक कम। अधिक कम क्या होता है, मोर और लेस। या भाई हमें पता है इस बॉटल में पानी मोर यानी ज्यादा आएगा और इस मग में पानी लेस आएगा। और कंफ्यूजन हो तो हम आपको बता देते हैं कि इस मग में पानी लेस आएगा और इसमें मोर आएगा, ठीक है ना। यानी इस मग में पानी ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। छोटा सा एकदम जरा सा मग है जो निशा ने हमें ला के दिया है कहीं से, तो है ना। अगर हम बात करें फार और नियर, यानी अगर अभी मैं फार हूं, पास हो जाऊंगी, नियर हो गई, है ना। तो ये क्या हुआ, कॉन्सेप्ट है बिग और स्मॉल। बिग और स्मॉल, कोई चीज छोटी है और कोई बड़ी है, सिंपल बात है। तो अब ये क्या है, ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। 55% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं। देखिए, वेग टर्म्स फॉर कंपैरिजन, वेग नहीं है, आपको समझना होगा इनको पूछा किस तरह से जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल प्रिसाइजली नहीं बता रहे कि कितना छोटा और कितना बड़ा, लेकिन आपको ये पेडागोजिकल एस्पेक्ट में देखना है कि पूछ क्यों रहा है आपसे। बिना मतलब तो क्वेश्चन आया नहीं है, कोई तो रीजन होगा क्वेश्चन पूछने के पीछे। एग्जामिनर ऐसे ही तो बैठे नहीं हुए। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, चलो छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता है कि नहीं, है ना। एंटोनिम्स नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स, ये विलोम शब्द है कि बिग का विलोम हो गया स्मॉल, फार का हो गया नियर, मोर का हो गया लेस। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सिखा रहे हैं कि आपसे एंटोनिम, सिनोनिम, विलोम और पर्यायवाची सिखाएंगे। सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज एडजेक्टिव्स, इंग्लिश लैंग्वेज की तो बात नहीं हो रही है, आपको भटकाने के लिए है ऑप्शन, ठीक है ना। 4th ऑप्शन है
इंपॉर्टेंट प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स हैं ये, यानी जब हम 1 2 3 4 ये जो प्रॉपर नंबर कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, नंबर सिखाने से पहले नंबर कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनसे पहले हम बच्चे को एक आइडिया देते हैं मोटे तौर पे, जिसके अंदर ये सब आता है कि छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, यानी कंपैरिजन में बच्चा पहले सीख पाए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा या प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स हैं ये, ना कि कोई वेग टर्म्स हैं कंपैरिजन के लिए। ये कैसे हो सकते हैं, बच्चों को जब हम देखते हैं जब वो प्ले वे में होते हैं और छोटी क्लासेस में होते हैं, जब स्कूल आ रहे हैं, तो हम उनको इस तरह से सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर 23 बताने से पहले हम पहले नंबर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सिखाने से पहले, मल्टीप्लिकेशन हो या बाकी एस्पेक्ट्स हो, उससे पहले हम एक प्री नंबर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि भाई एक काम करो, छोटे बच्चों के लिए हम कहते हैं टिक करो, लंबा कौन सा है और छोटा कौन सा है ना। यहाँ पे एक सीढ़ी है, आपको टिक करना है कि बिग वन कौन सी है, तो बच्चा बिग वन पे करेगा, फिर बाद में बताया जाएगा कि कितनी बड़ी है ना, फिर बाद में समझ में आएगा कि बाद में हम सीखते हैं जाके कि इतनी बड़ी है लेंथ में। तो ये क्या है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट है। नंबर को प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम ये अपनाते हैं कि जिराफ बड़ा है कि डॉग, तो वो अपने आप देख के बता देगा कि स्मॉल कौन सा है, तो वो कहेगा डॉग। तो बाद में जाकर के फिर आप नंबर कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं। तो ये नंबर से पहले के कॉन्सेप्ट है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फटाफट से देखिएगा। आज मैं अंदाजे से ही जो है ये साइज डिसाइड हो पा रहा है, मुझे पता है यहाँ पे लग नहीं रहा है क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा सा पंगा है। देखना एक बार, अब देखना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, classroom researches have indicated a fairly systematic devaluation of girls as incapable of mastering mathematics even when they perform well in mathematics. What is the most appropriate reason for this? ये जेंडर वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा एक क्वेश्चन जेंडर पे, जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर के अराउंड मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है। और क्योंकि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल वेज में बहुत देखा जाता है, इस चक्कर में जेंडर का एक क्वेश्चन, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन, सिमेट्री का क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन तो 15 में से ऐसे हैं जो फिक्स ही हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, उनको डीवैल्यू किया जाता है कि अरे तुम तो लड़की, तुम मैथ्स थोड़ी पढ़ोगी, है ना। जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन फिर भी उनको माना नहीं जाता कि लड़कियां गणित में अच्छी होती हैं। जनरली कह दिया तो अरे लड़की है मैथ्स में खराब होगी, कैलकुलेशन खराब होगी, है ना। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स इन मैथमेटिक्स इज ड्यू टू द फियर ऑफ मैथमेटिक्स प्रिवेलेंट इन देम, यानी भय होता है उनके अंदर। जबकि यहाँ पुअर परफॉर्मेंस की बात ही नहीं हो रही, ये तो कह रहे हैं अगर वो परफॉर्म अच्छा भी कर रही हैं लड़कियां, तब भी उनको वैल्यू उतनी नहीं मिल रही। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैथमेटिक्स बाय इट्स नेचर इज अ मेल डोमिनेटेड सब्जेक्ट। देखो किसी भी सब्जेक्ट का नेचर ऐसा नहीं होता कि वो जेंडर बायस हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर कोई गलती से भी ये जवाब दे दे, ये आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि भाई जो गणित की प्रकृति है वो ऐसी है कि वो वहां पुरुष प्रधान है, तो समाज होता है पुरुष प्रधान, सब्जेक्ट पुरुष प्रधान नहीं है ना। थर्ड पे आते हैं, जेंडर्ड कंस्ट्रक्ट्स of society have led to the belief that boys use more innovative strategies for problem solving and thus have better conceptual understanding। यानी समाज की लिंग संबंधी धारणाएं, जो समाज में कॉन्सेप्शंस चल रहे हैं जेंडर को लेकर के, वो इस मान्यता की ओर लेके जाते हैं। ये बात एक तरह से चल पड़ी है समाज में कि लड़के जो हैं उनकी समस्या समाधान जो है तरीके वो ज्यादा नवीन होते हैं, वो ज्यादा बेहतर हैं, इसलिए वो गणित में भी बेहतर हैं। तो ये एक नोशन है, एक स्टीरियोटाइप है, ऐसा कुछ रियल में नहीं है। द मैथमेटिकल एबिलिटीज इन बॉयज आर इनेट, को किसी में इनेट नहीं होती मैथमेटिकल एबिलिटीज, मतलब ऐसा नहीं जेंडर के आधार पर इनेट नहीं होती, वो तो किसी लड़की में भी हो सकती है और लड़के में भी, तो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल की बात है, ना कि जेंडर को लेकर के हम इसको सामान्यीकरण नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, फटाफट से आते हैं। क्लासरूम रिसर्चेस have shown that most of the students find mathematics more difficult than the other subjects they study in the same class. Which of the following aspects they study in the same class? यानी बाकी सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ते हैं क्लास में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसकी तुलना में ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि गणित मुश्किल है ना। Which of the following aspects of the nature of mathematics adds to this fear? ये जो भय है गणित का, जो कि सच है, बहुत सारे लोगों को भय है, ये सच नहीं है कि गणित मुश्किल है, ये सच है कि इसका भय बिल्कुल होता है प्रिवेलेंट बहुत सारे बच्चों में। और एक बार आप मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ते हो, आपके अंदर भय बैठ जाता है। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एड्स टू दिस फियर, यानी गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ावा देता है। देखो एक इस फियर का एक रीजन है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। मैथमेटिक्स हायरार्किकल इन नेचर होता है, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। जो नेचर है मैथमेटिक्स का आपको नोट्स में भी क्लियरली दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ना जरूर,
है ना। टेलीग्राम पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट के, एक बार उनको पढ़ना जरूर, ठीक है। द वास्ट नॉलेज बेस ऑफ मैथमेटिक्स, तो ऐसा थोड़ी विस्तृत ज्ञान का भंडार सिर्फ मैथ्स में इसलिए डर है, बाकी सब्जेक्ट में भी विस्तृत ज्ञान होता है भाई। द स्कोप ऑफ मल्टीपल आंसर्स टू अ गिवन क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, यानी मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो ये तो अच्छी बात है भाई, तो बाकी जगह पे भी हो सकते हैं, हिस्ट्री में नहीं हो सकते हैं मल्टीपल आंसर्स। द स्कोप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, ये तो अच्छी बात है कि डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो एक ही ऑप्शन बचता है, द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में जो प्राथमिक अवधारणाएं हैं, जो मुख्य अवधारणाएं हैं, प्राथमिक स्तर की नहीं, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? गणित की अपनी ही एक दुनिया है जो शायद आप डेली लाइफ में डायरेक्टली नहीं देख रहे होगे। गणित की अपनी एक भाषा है ना। गणित का अपना एक नेचर है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कॉन्क्रीट नहीं है, जिसको सामने सामने टच नहीं कर सकते। 2x + 3y कहां आप कौन सी दुकान पे यूज कर रहे हैं, या रियल लाइफ में अगर हम देखें तो बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में इसकी दुनिया अपनी एक अलग है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, जो सिंबल्स की दुनिया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है उसकी वजह से, इसके एब्स्ट्रैक्ट नेचर की वजह से, अमूर्तता की वजह से, क्योंकि अमूर्त चिंतन बच्चों में बाद में आता है 11 साल के बाद जाकर के, दिक्कत होती है, इसलिए हमें इसको कॉन्क्रीट मेथड्स के थ्रू भी पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। अब ये ऐसा एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, उसमें मेरे और आपके हाथ में कुछ खास होता नहीं है, या तो आपको आंसर पता है या तो नहीं पता है ना। तो किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? अब काम तो आर्यभट्ट ने भी किया है ना, रामानुजन, महावीर, या क्या? तो इन्होंने आंसर कहा। अब इसमें देखिए ज्यादातर आंसर जो हैं वो आर्यभट्ट के हैं, और जो कि बात सही भी है, उन्होंने काफी फेमस हैं वो इस चीज में, एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल। बट जो ऑफिशियल आंसर है आपका, वो ऑफिशियल आंसर है भास्कर 1। अगर आप ठीक से चेक करेंगे तो अब इन्होंने जो ऑफिशियल दिया हुआ है उसी को मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है जी। ये अगर आप ऑफिशियल आंसर चेक करेंगे प्रॉपरली, है ना, किसी वेबसाइट पे, गूगल पे, किसी किताब का नहीं, ऑफिशियल आंसर अगर आप प्रॉपर चेक करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि आंसर है भास्कर 1। आगे बढ़ते हैं, ये इस बार का क्वेश्चन आया हुआ है, अगस्त में पूछा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर ऐसा ना हो तो आप बताइएगा एक बार, मैंने प्रॉपरली चेक किया है इसको, प्रॉपर बैठ के भास्कर 1 ही इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन, यानी एक कौन सी परिस्थिति है जहां पे दिखाया जा रहा है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं एक्टिवली। 4 ऑप्शन है, फटाफट से देखो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है। द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास रीड्स लाउड द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर हिम। ये हो रही है रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, ड्रिल और प्रैक्टिस है ये, जिसको हम अच्छा नहीं मानते कि बच्चे जो सर्वोत्तम छात्र हैं वो बहुत बढ़िया बच्चों को क्लास में उनको पढ़ने को कहा जा रहा है लाउडली, बाकी बच्चे उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, तो इसमें बच्चे एक्टिव कहां हैं? ये तो रट्टाफिकेशन है। चिल्ड्रन आर रिसाइटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन अ कोरस, ये भी हमने बहुत देखा है कि जो मल्टीप्लिकेशन यानी कविता, जो पहाड़े होते हैं उनको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचपन में हमको इतना गवाया गया है कि हमें लगता है हाँ ये बेस्ट तरीका है, जबकि ये रट्टाफिकेशन है अगर सच में देखा जाए हम आज के समय में। तो कोरस में गाना कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत चाइल्ड सेंटर्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चे नॉलेज को। चिल्ड्रन आर गिवन मैनिपुलेटिव्स लाइक नंबर ग्रिड्स, टोकन्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरेज एंड दे आर एक्सप्लोरिंग मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स यूजिंग देम, यानी बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयतकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर रहे हैं, गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं, यानी बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्लासरूम में। अब इसमें बहुत सारे अलग चीजें हो सकती थी, जैसे आपका क्या कहते हैं हम उसको, बेसिकली कौन सा बोर्ड होता है, जियो बोर्ड, अबेकस, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू बच्चे एक्टिवली सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट को, उसको हम मानेंगे कि बच्चा एक्टिव है। तो ये हमें बेटर लग रहा है, फिर भी 4th ऑप्शन पढ़ेंगे। टीचर हैज रिटन इनकम्प्लीट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑन ब्लैक बोर्ड एंड चिल्ड्रन आर कंप्लीटिंग द टेबल्स बाय राइटिंग देम ऑन दी ब्लैक बोर्ड। देखिए अगर ये ऑप्शंस में से सी नहीं होता तो हम एक बार को सोच भी सकते थे, लेकिन बच्चे उतने एक्टिव कहीं भी नहीं है जितने 3rd ऑप्शन में है ना। तो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा जहां है, जहां उसकी भलाई की सबसे ज्यादा बात हो रही है, उसके साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12? ये पूछता है हमसे, अ वेजिटेबल सेलर यानी एक सब्जी विक्रेता है, वॉज सेलिंग स्पिनच फॉर ₹60, वो क्या बेच रहे थे? पालक बेच रहे थे 60 रुपए किलोग्राम के हिसाब से। अभी कितना चल रहा है पालक हमें नहीं पता है, कभी कभी पता लगता है जब ऑर्डर करती हूँ, है ना, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जुगाड़ हो जाता है, मतलब आ जाता है। तो बताओ जरा पालक का रेट बताओ, नहीं पता? किसी को पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, रहने दो, पालक के रेट से हमें कुछ नहीं करना, हमें गणित का सवाल सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, कल पता। 40 रुपए किलो है पालक, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा मजा आया। कोई कह रहा है 20 रुपए किलो है, कहाँ रहते हो भाई? आधा रेट है,
ये वैसी सी बात है, हम गाँव जाते हैं पता लगता है कि टमाटर सस्ते हैं थोड़े। हाँ चलो बताओ फटाफट से। कोई 20 रुपए कह रहा है, कोई 40, 20 का आंसर ज़्यादा आ रहा है, यानी ज़्यादातर लोगों के पास आसपास 20 रुपए किलो है। चलो आज मैं चेक करूँगी उस पर, ब्लिंकिट पे या जहाँ पे भी, और बाहर का भी, फिर मैं आपको एक कंपैरिजन दे पाऊंगी। देखिए एक बार, आप वेजिटेबल सेलर, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आपको पता है, यानी आप अभी जीवन में जुड़े हुए हैं रियलिटी से। अ वेजिटेबल सेलर वॉज सेलिंग स्पिनच फॉर ₹60 पर किलोग्राम। मम्मी को तो पता ही होगा, उनसे पूछ लो, है ना। सोनू परचेज 350 ग्राम ऑफ स्पिनच, यानी सोनू ने कितना, 350 ग्राम पालक खरीदा। फॉर विच द वेजिटेबल सेलर टुक ₹21, 21 रुपए का पालक 350 ग्राम लिया। आप इनके यहाँ देख रहे हो कितने महंगा चल रहा है पालक, 60 रुपए किलो। सोनू के यहाँ बहुत महंगा है, देखिए। तो सोनू ने कितने का लिया, 350 ग्राम पालक लिया 21 रुपए में। वेजिटेबल सेलर ने 21 रुपए लिए, कैसे कैसे दिए सोनू ने, 6 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 6 और प्लस 3, यानी भाई आपको पता है 6 6 6 तो कितने हो गए, 18 और 3 21। भाई 6 दिया 18 और 3 21। अब ये क्या हुआ, तोड़ के दिए हैं उसके पास, मान लो 6 6 रुपए उसने ऐसे दिए हैं 3 बार में, सोनू ने 4 बार में, 3 बार 6 6 रुपए और एक 3 रुपए, ठीक। फ्रॉम सोनू, which of the following statements is or are true regarding the mathematical skills used by the vegetable seller? सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, फटाफट से बताइए। यहां पे मैटर ये है कि इससे मैथमेटिक्स क्या सीखे, ये बताइएगा। रेट कम करवाएगा सोनू, नहीं नहीं रेट कम नहीं करवाए, सोनू ने कह दिया 21 रुपए में ही लूंगा, ठीक है ना। और वेजिटेबल जो वेंडर है उसने ये भी कह दिया कि भैया 6 6 6 3 बार दो और 3 रुपए जो है वो एक बार दो, एक साथ 21 रुपए लूंगा ही नहीं, दक्षिणा थोड़ी है जो दे रहे हो, ठीक है ना। तो दिस मैथमेटिकल स्किल इज एम्बिगुअस, ये गणितीय कौशल अस्पष्ट है। अस्पष्ट क्या है इसमें, 21 रुपए बन रहे हैं टोटल जोड़ करके, क्या दिक्कत है। फिर आता है दिस स्किल इज नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन क्लास, यानी कक्षा में समस्याओं के समाधान में कोई काम नहीं आएगी। क्यों, ये डेली लाइफ में, मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ है, ये जीवन में आप प्रयोग करते हुए दिखा रहे हैं, एप्लीकेशन दिखा रहे हैं गणित की, कॉन्सेप्ट्स की। सच स्किल्स हेल्प इन डेवलपिंग ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजीज फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये बात सही लग रही है हमें कि इस तरह के जो कौशल हैं वो गणित के ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक धारणाएं पढ़ते हैं ना हम, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स यानी डिफरेंट तरीके, वो खैर कई बार रॉन्ग होते हैं, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, लेकिन वैकल्पिक तरीके का मतलब क्या है कि भाई 10 रुपए का मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए का नोट ही 10 रुपए बनाता है। 2 रुपए के 5 सिक्के भी बना सकते हैं, 5 के 2 सिक्के भी बना सकते हैं, 7 और 3 देता तब भी 10 बन सकता था। तो यानी ऑल्टरनेटिव वेज, तो ओनली सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन यहां सही है, बाकी सही नहीं बन पा रहे हैं, उसका रीजन यही है, इन्होंने कहा ये एम्बिगुअस है। क्यों एम्बिगुअस है, बिल्कुल क्लियर तो है 21 रुपए का हिसाब। फिर यूजफुल नहीं है, क्यों नहीं है यूजफुल, तो डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, बिल्कुल यूजफुल है, क्यों नहीं होगा यूजफुल, बिल्कुल यूजफुल है। और दूसरा ये ऑल्टरनेटिव वे बता रहा है किसी चीज का कि जोड़ना घटाना इस तरीके से भी संभव है डेली लाइफ में, तो बच्चों को ये मौका मिलेगा। रियल लाइफ में आपका एनसीएफ भी कहता है कि जो किताबों के बाहर, जो क्लासरूम की दुनिया है उसको बाहर की दुनिया से जोड़ना है, रियल लाइफ से बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू हेल्प अ प्राइमरी स्कूल लर्नर विजुअलाइज द इक्विवेलेंस बिटवीन द फ्रैक्शंस 2/3 एंड 4/6। क्या है 2/3, ये 2/3 हो गया, 2/3 और 4/6, ठीक है, बात बराबर ही है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, भाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्लियर है। तो ये है तो बराबर ही भाई, 2/3 और 4/6, बात तो बराबर ही है, लेकिन इसको दर्शाए कैसे टीचर, ये पूछा है हमसे, या कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बहुत बार आता है भिन्न का सवाल इस तरह से। तो यूजिंग विजुअलाइज द इक्विवेलेंस बिटवीन द फ्रैक्शन, विजुअलाइज कर पाए बच्चा कि ये दोनों बराबर हैं, किसके कैसे माध्यम से, यूजिंग डिवीजन मेथड, डिवाइड करके दिखा दे जैसे मैंने दिखाया। बट विजुअलाइज कराना है, प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो आप डायरेक्ट मत कराओ, ये उसको कुछ दिखाओ ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड, अगेन फिर आप उसको कॉम्प्लिकेट करो, विजुअलाइज कराना है, कुछ तो पिक्चर, कुछ तो किसी एक एक्टिविटी का यूज करो। यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क या यूजिंग कैलकुलेटर्स, इन सबसे ज्यादा जो कॉन्क्रीट है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे हमें कॉन्क्रीट वेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का नेचर अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, तो उसको हमें कॉन्क्रीट, ताकि बच्चा दिमाग में उसके पिक्चर बन पाए किसी चीज की। कैसे बनेगी, भिन्न डिस्क का उपयोग करके, ये अमेजोन पे भी मिल जाती है ना, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ये काम आती है भिन्न डिस्क, जिसको हम कहते हैं यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क्स। उसमें कैसे पता लगेगा, आपको पता है, एक सर्कल आपने बना दिया, बता दिया कि टोटल 1 है, फिर उसका पार्ट बना दी, 1/2 इतना हुआ, 1/3 इतना हुआ, तो ये भिन्न डिस्क हैं। जैसे 1/12 में ये सब तोड़े हुए हैं। अभी हमने बात की थी कितने की, कितना था 2/3,
और 4/6 ये दोनों बराबर हैं कि नहीं वो दिखाना है। तो अब 2/3 में अगर इसको तोड़ देंगे तो पता लग जाएगा भैया कि ये 1/6 का जैसे भिन्न है। तो इस तरह से ये क्या है, ये भिन्न डिस्क है या फ्रैक्शन डिस्क कह सकते हैं। तो वो डायरेक्टली एग्जैक्टली निकाल के दिखा पाओगे आप कि दोनों भी बराबर हैं 2/3 और एक पीस भी 4/6 जो है वो भी बराबर है। ठीक है ना। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों को आपको प्रैक्टिकली दिखाना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से कॉन्क्रीट वे में समझाना है जिसको वो छू सके, देख सके सामने। अ टीचर यूजेस रोल प्ले मेथड इन मैथमेटिक्स क्लास, हर एम इज, एक शिक्षिका है जो गणित की कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन, जहां एक बच्चा हो सकता है सब्जी विक्रेता बना हो, दूसरा बच्चा है जो खरीदने गया है, या कुछ और इस तरह के रोल प्ले हो सकते हैं जहां पे गणित वो सीख रहे हैं डेली लाइफ में रोल प्ले करके। कीपिंग चिल्ड्रन बिजी, सिर्फ बिजी रखना है तो बहुत तरीके हैं, उनको कह दो 6 बार लिख दो सेम टेबल। प्रोजेक्टिंग आइडियाज यानी वो आइडियाज का बहिर्वेशन या फिर फैलाव कर रही हैं। हाँ सही बात है, बच्चा एक्टिव है यहाँ। एंटरटेनिंग चिल्ड्रन, तो गाने गा के सुना दो, यही करके एंटरटेन करेंगे क्या। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन मेंटेन करना, बच्चों को एंटरटेन करना, बिजी रखना, ये सब फालतू बातें हैं। आपको बच्चा ये सब भी हो रहा है यहाँ बच्चा एंटरटेन भी होगा, बिजी भी रहेगा, डिसिप्लिन भी रहेगा, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि वो सीख रहा है एक्टिव होकर के, है ना। तो प्रोजेक्टिंग आइडियाज यानी बच्चे के विचार जो है वो जागृत हो रहे हैं इस चीज से। जब वो भूमिका निर्वहन करके कोई कॉन्सेप्ट सीखेगा तो क्या होगा, दिमाग उसका डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, दिशाओं में सोच पाएगा, ओपन एंडेड थिंकिंग होगी, अलग अलग आइडियाज आएंगे बच्चे के दिमाग में जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, सबटाइजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नंबर सेंस, Which of the following is an example of a student demonstrating the skill of subitizing? अब ये थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सबटाइजिंग एक कौशल है, संख्या बोध विकसित करने के लिए काम में आता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का, यानी हिंदी में उपकरणा कह रहे हैं इसको, सबटाइजिंग को शो करता है। फटाफट से बताएंगे, लाइक शेयर करते हुए बताएंगे, है ना। तो बताइए एक बार, सबटाइजिंग की स्किल को इस्तेमाल में लाने वाला, डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला कौन सा ऑप्शन है, फटाफट से बताइए। बैक टू बैक आजकल क्लासेस हो रही हैं, आपका नहीं है एग्जाम तो हमारा भी है भाई। अच्छा घर वालों के फोन आ चुके हैं, देखिए एक बार। बहुत बढ़िया, घर पे चल रही हैं शादी की तैयारियां और हम लगे हैं सीटेट में, बहुत मजा आ रहा है। आज इस पे हमने बहुत देर लेक्चर दिया है आपको क्लास में शाम वाली, है ना, कि पेपर पे फोकस कर लो, बाकी सब चीजें जो है होती रहेंगी जीवन में, कुछ नहीं छूट रहा, और जो छूट जाए वो छूट जाए, ठीक है ना। चलो आ जाओ फटाफट से समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम यहाँ देखें सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 77% लोग, यानी आपको सबटाइजिंग पहचानना है। स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेस द नंबर 6 एज 1 एडेड टू 5, 1 + 5 लिखा हुआ है तब वो 6 समझ पाता है, ये सबटाइजिंग है। स्टूडेंट रोल्स अ डाई एंड इज एबल टू से इट इज 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट्स। जब आप लूडो खेल रहे हैं और लूडो में आपने वो जो डाइस है उसको फेंका, या शकुनी मामा का जो पासा है वो देखा होगा आपने महाभारत में, है ना, जब ऐसे फेंकते ही पता लग जाए ये 6 है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको टाइम लगता है, आप गिनते हो अच्छा 3 डॉट हैं 1 2 3, लेकिन जब आपकी समझ में नंबर कॉन्सेप्ट बैठ जाता है तो 6 एक बार में दिख जाएगा, 5 आया तो 5 एक बार में देख लोगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या है ना। बात तो सही है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है, बिना बिंदुओं या डॉट्स को गिने यह बता सकता है कि कितने हैं, कि 4 संख्या है। या आपको पता है लूडो में 6 आया तो आपको पता है कि 6 एग्जैक्ट कहां पे रखा जाएगा, या 5 के बाद वो जो एक हाउस होता है लूडो का वो दूसरे पे पलट जाता है हर 5 में, मतलब वो हर जगह पे 5-5 के होम्स बने हुए होते हैं, सेफ जोन, राइट, है ना। हराया नहीं तुम्हें लूडो में मैंने बहुत दिनों से, बहुत मजा आता है यार लूडो खेलने में। खैर चलिए आते हैं, एक क्विक गेम भी होता है, वो क्विक गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसमें समय कम लगता है। एक इन बिटवीन थोड़ा बहुत कुछ काम किया और मन किया 5 मिनट ब्रेक लेने का, और कोई हो, निशा हो, राहुल हो, जो भी आसपास हो, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, 6-8 लोग भी ऑनलाइन लूडो खेल सकते हैं। ऑनलाइन क्या, वो मतलब प्रॉपर आईपैड में मजा आता है। इस बार हम गाँव गए थे, भर भर के फोन में खेल रहे थे हम लोग 8 लोग, है ना, और फिर भी पता लग रहा था कि पासे में कितना नंबर आया है। वो सबटाइजिंग की स्किल है। वापस आ जाते हैं पढ़ने पे। तो सबटाइजिंग क्या है, एक नजर में बता देते हैं आप कि कितना नंबर आया है। स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेस द नंबर 4 एज द नंबर विद 1 टेकन अवे फ्रॉम 5। नहीं, ये नहीं कि अच्छा 5 आया है तो 6 में से 1 जाता है तो 5 आता है, ये थोड़ी सोचते हो उसे देख के, कहते हो 5 आया है, ठीक। स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेस द नंबर 5 एज द सक्सेसर ऑफ 4, कि 4 के बाद 5 आता है, ऐसा सोचते हैं, नहीं। तो आंसर क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट रोल्स अ डाई एंड इज एबल टू से इट इज 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग इट। यानी आपने एक जो डाइस है आपका उसको घुमाया, या कहीं पे भी अगर आप नंबर देख रहे हैं तो एक नजर में पहचान लेते हैं, बिना गिने आपको पता है कि ये 4 है, ये 2 है, एक साइट में, एक नजर में पता है। इसी को सबटाइजिंग कहते हैं,
ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन पेपर में टिक लगा सकते हो रूमा, मैं प्रॉपर बता के भेजूंगी आपको कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने पिछले साल भी बताया था, बहुत साल पहले से बताते हुए आ रही हूँ, तो उसकी टेंशन आप ना ही लो, है ना, कोई टेंशन नहीं है आपको। अ टीचर गिव्स स्वरा 2 शेप्स, यानी 2 शेप्स देती है टीचर। एक शेप क्या है, रोम्बस, है ना, रोम्बस ऐसा सही बनता है ना कुछ। एन अ काइट, काइट बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही माशाल्लाह किस्म की ड्राइंग है। हाँ बन गई है, लेकिन काइट, ये है काइट और ये है रोम्बस, ठीक है जी। तो ये 2 शेप दी हैं, हैविंग मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। आपसे पूछा है कि कौन सी शेप में ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। क्वेश्चन पेपर में टिक बिल्कुल लगा सकते हो, पेंसिल ले जाना, नहीं तो पेन से भी लगा सकते हो। कोई टीचर ज्यादा अगर कुछ कहे तो भाई फिर पेंसिल से लगा लेना, अदरवाइज तो पेन से लग जाता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। आरसीआई की नोटिस, आप लोग बहुत दुखी हो रहे हैं इसको लेके, मैं बना दूंगी वीडियो जल्दी ही, ठीक है। तो अगर हम बात करें उससे अधिक सममित रेखाएं, यानी सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री में हमेशा क्वेश्चन आता है कि किसी शेप को अगर बीच से कट करें तो कितनी बार, मतलब ये बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। अगर मैंने बीच से काट के फोल्ड किया तो सेम पैटर्न आएगा, दोनों तरफ सेम डायमेंशंस आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें ज्यादा होंगी, रोम्बस में ज्यादा होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें 2 हैं और काइट में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। इधर से काटोगे तो सेम बचेगी, अभी काइट दिखाएंगे आपको। खैर, तो काइट, रोम्बस, बोथ शेप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्या कहोगे फटाफट से बताओ। सब अपना अपना जवाब दे रहे हैं। चलो एक पिक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, डिपेंड भी करता है वैसे। देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन एनी ऑफ द शेप, नहीं भाई। चलो देखते हैं, ये है यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं जिनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री दी हुई है। होपफुली आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक। काइट नीचे है, एक बार चेक कर लेते हैं। काइट में क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री, वो काइट मैंने गलत बनाई थी, उसमें तो बन रही थी 2, है ना, वो पता ही आपको मेरी ड्राइंग का। वो काइट मैंने सही नहीं बनाई थी, तो उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी, तो आपको लगा दोनों में बराबर है ना। रोम्बस मेरा ठीक था थोड़ा, तो रोम्बस में तो 2 लाइन होती है सिमेट्री की, कि 2 बार इसको ऐसे कट किया जाए तो सेम ही आएगा रिजल्ट, इसको ओवरलैप कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन काइट की अगर हम बात करें तो काइट में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर बीच से यहां से कट कर दिया जाए तो एक ही बार हो पाएगा ये काम। अगर यहां से कट करने लग गए तो सेम नहीं आएगा, फ्लैप करने पे या बंद करने पे एक दूसरे पे वापस ओवरलैप, ये सेम शेप नहीं आएगी। तो काइट में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, वहीं रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी आपको कम से कम तो 2 लाइन मिल ही जाएंगी। हाँ, रेक्टेंगुलर में तो आपको 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ भाई पैरेललोग्राम है, कैसे होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बहुत टाइम हो गया ये वाला गणित पढ़े हुए। स्क्वायर में अगेन 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये आप रिवीजन के लिए भी रख सकते हो कि किसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ट्रेपेजॉइड तो नहीं पूछेगा यार आपसे प्राइमरी लेवल पे, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बट पैरेललोग्राम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। रेक्टेंगल में आपकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ऑफकोर्स स्क्वायर तो चारों तरफ से ही बराबर है, तो कहीं से भी कट करके आप उसको ओवरलैप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जवाब क्या हुआ, इसका जवाब 3 नहीं हुआ, इसका जवाब हुआ रोम्बस। कि मोर लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें, अगर कम पूछा होता तो काइट हो जाता जवाब, मोर लाइन ऑफ सिमेट्री है आपके रोम्बस में। क्लियर है बात, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, पूरे 30 क्वेश्चंस हैं, ये एक ही सेशन हो पाएगा इस बार, तो प्रॉपरली वो क्वेश्चंस डाले हैं जो रिपीट होते हैं प्रॉपर। और एक बार नोट्स और पढ़ लेना इसके साथ, 15 नंबर कहीं नहीं गए, 1-2 नंबर इधर उधर हुए तो हुए, कोई बहुत ज़्यादा आपको पेडागोजी मैथ्स में ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं पढ़नी होती, 5-7 टॉपिक मुश्किल से हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। ये पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल भी आपको मैंने नोट्स में दिया हुआ है। जॉर्ज पॉलिया की बात हो रही है, 1 सेंचुरी पहले, यानी मोर देन 100 ईयर्स हो गए ये मेथड दिए हुए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान का मॉडल दिए हुए उनको। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पहला एक स्टेप है, डिवाइज अ प्लान, लुक बैक और कैरी आउट द प्लान। देखिए कैरी आउट करने से पहले, प्लान को डिवाइज मतलब एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने से पहले लुक बैक कौन करता है, रिफ्लेक्ट तो प्लान लगा करके किया जाएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाँ ये सही है। कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप ही होता है आप समस्या को समझेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे समस्या की। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाँ सही है। डिवाइस अ प्लान, एक प्लान बनाएंगे, चलो जब आपको समझ में आ गया तो कैरी आउट करेंगे उस प्लान को, हाँ उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर लुक बैक करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे ठीक से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, फिर भी बाकी पढ़ेंगे। डिवाइस अ प्लान, पहले अंडरस्टैंड तो कर लो प्रॉब्लम, तब तो डिवाइस करोगे, तो ये दोनों तो वैसे ही हट जाते हैं। तो बी ऑप्शन एकमात्र बचता है कि समस्या को समझना पहले जरूरी है कि प्रॉब्लम है क्या हमारे सामने, फिर योजना तैयार की जाती है, योजना को कार्यान्वित किया जाएगा यानी डिवाइस किया जाएगा प्लान को, पुनः जांच, रिफ्लेक्ट करना जो है वो रीचेकिंग,
लास्ट स्टेप पे होगी। अगर हम बात करें, ये 4 स्टेप का मॉडल है पॉलिया का, ये आप सिंपल देख भी सकते हो, नोट्स में दिया भी हुआ है आपको, प्रॉपर फ्री नोट्स में दिया हुआ है। मेरे को कुछ मिल नहीं रहा उस चीज़ से, सिर्फ एक ही मकसद है कि आप वो पढ़ के जाएं कम समय में, और आपकी आके कहें कि नहीं मेरे पास 15 दिन, 1 हफ्ते का टाइम था, 5 दिन का टाइम था, मैंने नोट्स पढ़े थे, मैराथन सेशन देखे थे, मेरा एग्जाम हो गया क्लियर, है ना। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी समस्या को समझना। मेक अ प्लान, प्लान बनाना, ये दूसरा स्टेप हो गया। मैंने इसको UMCL से भी, आई थिंक इसका कुछ तो शॉर्ट फॉर्म बताया था, UMCL भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मेक अ प्लान, कैरी आउट द प्लान और लुक बैक या रिफ्लेक्ट बैक। ये जॉर्ज पॉलिया का आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फटाफट से। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मिनिमम आता है आपके किसी भी सेट में, ठीक है। यानी गणित की प्रकृति के बारे में सवाल पूछा है हमसे। एब्स्ट्रैक्ट होती है इन नेचर, बिल्कुल होती है, लेकिन नॉट पूछा है हमसे, गलत क्या है। हायरार्किकल इन नेचर होती है, यानी श्रेणीबद्ध होती है गणित की प्रकृति, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मुश्किल तब समझ में आएगा जब उससे पहले का स्टेप तो आता हो। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप तब सीखोगे ना जब मल्टीप्लिकेशन आता हो, गुणा करनी नहीं आती कैसे भाग करोगे। तो हायरार्किकल होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं धीरे धीरे। लॉजिकल इन नेचर, हाँ बिल्कुल लॉजिकल होती है। कॉन्क्रीट इन नेचर नहीं है, इसी वजह से बच्चों को दिक्कत भी होती है। इसीलिए हम कॉन्क्रीट मटेरियल का यूज करते हैं ताकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए कॉन्क्रीट मटेरियल के माध्यम से। 2 + 2 4 होता है, इसके लिए आप 2 पेन ले सकते हैं और तब उनको दिखाते हैं कि 4 होता है, तो बच्चे को, छोटे बच्चों को इजीली समझ में आएगा कॉन्क्रीट सब्जेक्ट से। तो नेचर कॉन्क्रीट नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आप कितना देखेंगे, 19। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ऑफ नंबर्स अ टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू सॉल्व। अब प्लेस वैल्यू आपको पता ही है कि भाई 210 लिखा है, तो आपको पता है ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, इकाई दहाई सैकड़ा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो देखते हैं फटाफट से। टेक 2 डिजिट्स से 3 and 5, इस तरह का क्वेश्चन भी इन्होंने कई बार पूछा हुआ है। 3 और 5 आपने 2 डिजिट ले लिए। मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इज योर आंसर यूनिक। यानी आपने कहा 3 और 5 से 4 संख्याओं वाले नंबर बनाओ, सेम बार ये यूज होने चाहिए नंबर, है ना। तो ये 3005 हो सकता है, 5003 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, 5443 हो सकता है, 3445 हो सकता है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, बस ये है कि बराबर बार यूज होना चाहिए, जो 3 और 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, ओपन एंडेड, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, थोड़ी क्रिएटिविटी इसमें लगेगी और बहुत सारे ऑप्शंस बच्चे के पास होंगे, ये बात सही है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड कहां है, इसका कोई सही उत्तर थोड़ी है कि 2 + 2 4 होंगे, एक वन वर्ड आंसर थोड़ी है, क्लोज एंडेड थोड़ी है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड इन मैथमेटिक्स। क्यों भाई, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज तो अच्छे होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, ये तो ऐसे ही दिया है इन्होंने, बस नंबर है मैथ्स का। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओपन एंडेड है, इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी भी निकल के आएगी, उसकी थिंकिंग प्रोसेस प्रॉपर इन्वॉल्व होगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या पूछा है। मिस सोनाली एक टीचर हैं, क्लास 1 में पढ़ाती हैं। गिव्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, बच्चों को एक्टिविटीज दी हैं। पहला ऑप्शन है सॉर्टिंग शेल्स, स्टोन्स, टोकन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स। भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियां, कंकड़, पत्थर, टोकन, इन सबको क्लासिफाई किया है कि ये स्टोन है, ये एक कैटेगरी में चले गए, है ना। इसका साइज, ये छोटा स्टोन है, ये बड़ा स्टोन है, ये छोटा टोकन है, ये इस कलर का टोकन है, इस पे ये लिखा हुआ है, ये नंबर है। चलो क्लासिफाई करा रही है। अरेंजिंग, बच्चा एक्टिव है। अरेंजिंग डिफरेंट स्टिक्स इन अ बंडल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ्स, यानी जो स्टिक्स हैं, छड़ियां हैं, या जो भी एक छड़ी है, हाँ मान लेते हैं पेन है, तो स्टिक को किसके आधार पे, उनकी लेंथ के आधार पर, कि ये लंबी स्टिक है, ये छोटी स्टिक है, तो अलग अलग उनकी गड्डियां बन रही हैं, बंडल बन रहे हैं। बात तो सही है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव है। कलेक्टिंग स्टिक्स, फीदर्स, लीव्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड टाई देम इन ग्रुप्स। अलग अलग बच्चे कहीं से पंख इकट्ठे कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग से, एनवायरमेंट में एक्टिव हैं, स्टिक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी बच्चा एक्टिव है। थ्रेडिंग द बीड्स टू फॉर्म अ गार्लैंड फॉर काउंटिंग, यानी मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना। मोतियों को धागे में पिरोना कौन सी स्किल है, ग्रॉस मोटर के फाइन मोटर? फाइन मोटर स्किल है, क्योंकि आंखों का और हाथों की उंगलियों का प्रयोग है। तो ये ठीक है भाई, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें काउंटिंग सीख रहे हैं। ये जो एक्टिविटी है क्या है, डन इन प्राइमरी क्लासेस फॉर लेजर, टाइम पास के लिए। देखिए टाइम पास के लिए कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती, लर्निंग का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब वेस्ट ऑफ टाइम एज टीचर, नहीं, कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, एक्टिविटी है। ओनली डन इन प्री प्राइमरी, हेंस इन इज ए रेलेवेंट एक्टिविटी इन क्लास 1। कोई सेंस है इस बात का कि क्लास 1 के लिए है ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, यूजफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक नंबर, काउंटिंग इन अर्थमेटिक। यानी वो टीचर जो है बच्चे को रेडीनेस चेक कर रही है उसकी,
उन बच्चों की कि वो रेडी हैं कि नहीं है, यानी उनको कितना पता है ऑलरेडी और कितना वो जानते हैं अपनी सराउंडिंग के बारे में, क्या वो एक्टिविटी करके सीख सकते हैं। उसके बाद उनको नंबर कॉन्सेप्ट प्रॉपरली बताया जाएगा या मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली बताया जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ता है। 2 ही बार यूज नहीं करना। दीक्षा एक बार वो क्वेश्चन फिर से देख लेंगे, डोंट वरी, है ना। कौन सा नंबर क्वेश्चन था, देख लेंगे दोबारा से। एक काम करते हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे वापस। यही क्वेश्चन था कि हाँ सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, चेक करते हैं। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिए। ठीक है, मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनानी है। समान बार प्रयोग को कहा है, ये नहीं कहा सिर्फ 2 बार ही प्रयोग करना है 3 और 5 का, समान बार। यानी अगर आप 3 को 2 बार यूज कर रहे हो तो भाई 5 को भी 2 बार यूज करो, लेकिन 4 अंकों की संख्या बननी चाहिए। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन नहीं हो जाएंगे। कोई कह रहा है आज हेड नहीं आ रहे बीच में, अनु इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सेटिंग्स सेम है जो रोज होती हैं, है ना। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, सिंपल है। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे ना, कई सारी संख्याएं बन जाएंगी। चलिए खैर ये तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ये क्या कहता है देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इंडिकेटिव ऑफ मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे के चिंतन के गणितीकरण, यानी हम बच्चे के थॉट को मैथमेटाइज कर रहे हैं, यानी इसके चिंतन में गणित की प्रक्रियाएं डाल रहे हैं कि वो देखे ऐसी चीजों को। तो पहला ऑप्शन है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला, तो इसमें मैथमेटाइजेशन नहीं है, इसमें तो रोट लर्निंग हो रही है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स, अगेन प्रोसीजर तो थिंकिंग पे उतना फोकस नहीं होगा। एस्टिमेटिंग द वेट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग्स एंड डिस्कसिंग द आंसर्स विद पीयर्स एंड टीचर्स, आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं को उठा करके, जब वो बॉटल उठा रहा है, अच्छा ये कितनी होगी। मुझे भी बहुत मजा आता है, ये मैंने बचपन में करना शुरू किया था कि कोई चीज उठा के उसका आइडिया लेना कि इसका वेट कितना होगा, है ना। अब बच्चे ने ठीक है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छा मेरे को लगता है 500 ml होगी, फिर बाद में देखा पता लगा कि 1 लीटर निकली। बचपन में तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना। मतलब उल्टा भी लग सकता है कि बच्चों को भारी लगे और कम हो वेट। या फोन भाई कितना होगा, मेरे को लगता है 100 ग्राम होगा, 150 ग्राम दूसरे वाला होगा, पुराने वाला, वो पता लग जाता है ना, हल्का और नए वाला हल्का है। तो ये क्या हुआ, आपको बच्चों को आप एक्टिविटीज दे रहे हैं कि वो क्या करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो उनकी सराउंडिंग में मौजूद हैं उनको उठाएं या उनको वे करें, है ना, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, उनके आंसर्स पीयर्स और टीचर्स के साथ। तो आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना कि मैं निशा से पूछूं, अच्छा निशा बताओ ये बॉटल कितने की होगी, कितना इसका वेट होगा। निशा कहे मेरे को तो लगता है 300 ml होगा, क्योंकि निशा की सेहत अच्छी खासी है तो निशा को वेट फील ही नहीं होता बॉटल का, है ना। तो ऐसे वो शिक्षकों से और टीचर से और फिर बाद में वे करके पता लगाया जा रहा है कि कितनी है। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर है। डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग दी स्ट्रिक्ट प्रेस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस से बेटर है बच्चा जहां एक्टिव है वहां बच्चे की सोच जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ चलनी शुरू हो रही है। जब आप गाड़ी के पीछे नंबर लिखा हुआ देखते हैं और उसको ऐड करके देख रहे हैं तो आपका मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट हो रहा है कि आप गणितीय वे में सोच पा रहे हैं, मैथमेटिकली आप सोच पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड। ब्रॉड एंड राउंडेड थोड़ा सा रोड की तरफ चला जाता है, तो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स की बात हुई है, अब उसको भी स्पाइनली बना दिया और ज्यादा कि रिफाइन किया है पहले से। तो क्या सही उत्तर होगा, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल टीचर्स, नहीं। टॉपिक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल करिकुलम, ओवर द इयर्स द मैथमेटिक्स करिकुलम हैज इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम, हम तो कम करने की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम जो है या जो भार है सिलेबस का उसको कम करने की बात कर रही है आपकी एनईपीबी। अ करिकुलम एक्सीलरेशन हैज लेड टू प्रूनिंग ऑफ सम बेसिक टॉपिक्स टू इंक्लूड न्यू टॉपिक्स विच आर ऑफ सिग्निफिकेंस इन हायर मैथमेटिक्स एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, ये इस हायरार्किकल से मच बेटर है। क्यों, क्योंकि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट्स जो आपको आगे वाली क्लासेस में भी हेल्प करेंगे उनको थोड़ा सा इस वे में प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक चीज दूसरी चीज से ऐड होती हुई जाए, आपका बेस बनता हुआ चले, उसको हम टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स कह रहे हैं, जहां प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके आगे हम बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से बताएंगे। कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग। देखिए कॉन्सेप्ट मैप आपका सीडीपी में भी पूछा जा सकता है, आपका यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट मैप क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने का, याद रखने का अच्छा तरीका है, ऑर्गेनाइज करने का अच्छा तरीका है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लेट्स लर्न की पॉपुलेशन का वेट कितना है। पॉपुलेशन बता रहे हो अपने आप को, हैं आप लर्नर्स हो, बहुत सारे लोग हैं आप तो, है ना। इतने 44-45 लाख लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, करोड़ों की संख्या में आप लोग देख चुके हैं वीडियोस को। देखिएगा फटाफट से आते हैं।
वो उसको माप पाना संभव नहीं है ना। देखिएगा, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डेपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल सही बात है, मेन कॉन्सेप्ट से सब कॉन्सेप्ट जुड़े हुए होते हैं। ये फ्लो चार्ट जैसा होता है, एक तरह से याद रखने में मदद मिलती है, समझने में टॉपिक को मदद मिलती है। इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, स्पाइरल है। लीनियर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बस एक चीज से बस। लीनियर क्या होगा कि आपको पता है 15 चैप्टर हैं सिलेबस में, पहले ही चैप्टर में पहले ही बुक खोली आपने और पहले ही पेज पे है कंटेंट्स जो इस बुक में है, पहला चैप्टर का ये नाम, दूसरे का ये, तीसरे का ये लीनियर हो गया। स्पाइरल या ये कैसे है बनता है कॉन्सेप्ट मैप? एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक क्या है, उसके अंदर तीसरा टॉपिक क्या है। तो ये लीनियर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, स्पाइरल है। दे कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल्स टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन लर्निंग दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग। हाँ, दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे वो अटक जाते हैं, समझ में आ जाएगा। दे हेल्प अ टीचर टू गेन न्यू इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। चलो ठीक है, कुछ हद तक ये बात भी गलत नहीं है। तो ए, सी और डी हमें सही लग रहे हैं, तीनों का ऑप्शन हुआ तो हम तीनों के साथ चले जाएंगे, नहीं तो एक को हटा देंगे, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, नहीं तो चारों ऑप्शंस भी सही हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग भी यही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा फटाफट से कि ये क्या पूछता है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, समझते हैं कहानी क्या है। यार मैं एक घूंट पानी पीऊंगी, उसके बाद ही आपसे चर्चा करूंगी। देखिएगा 115 आ रहे हैं, क्या करूं। रिया बहुत बढ़िया है, कोई बुरे नंबर नहीं है, आप कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करते जाओ। अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे, अभी बताएंगे आपको बहुत बातें। देखिएगा एक बार, तो फोर्थ ऑप्शन है, 53% लोग कह रहे हैं। देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? रचनात्मक आकलन जो फीडबैक के काम आता है। ये आपको पता है हर सब्जेक्ट में काम आएगा आपके। चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड आर असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट, ये तो फॉर्मेटिव नहीं हो सकता। टीचर तो ए के साथ 1 तो नहीं जाने वाला, इतना हमें पता है। ए के साथ 1 लिखा है कहीं? नहीं लिखा। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज, ये तो हमें चाइल्ड सेंटर्ड के लक्षण नजर आ रहे हैं। तो सी का 2 होगा। सी का 2 कहां कहां दिया हुआ है? सी का 2 सी का 2 कहीं भी नहीं है, सी का 2 है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही सही बनता है। फिर भी हम बाकी तो चेक करेंगे। 60% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, सी का 2 तो यहाँ है भी नहीं। अच्छा, सी का क्या कर क्या रहे हो है? देखती हूँ एक बार, 1 मिनट चेक करती हूँ। रचनात्मक आकलन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे निजी, एकाकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आंके जाते हैं। चलो ठीक है। सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में, मैंने खुद ही पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेसेस, ठीक है। ग्रुप असेसमेंट क्या? फाइंड्स आउट व्हाट लर्निंग चेंजेस एंड प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड अदर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। यानी फाइंड आउट कर रहे हैं कि लर्निंग चेंजेस एंड प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड अदर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जो है आपका फॉर्मेटिव टेस्ट हो जाएगा। ए का आपको 4 ही सुंदर लग रहा है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ये ए का 4 कौन सा फोर्थ ऑप्शन कैसे सही लग रहा है आपको? ए का सेकंड कैसे हो सकता है? फॉर्मेटिव में चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज, ये चाइल्ड सेंटर्ड है ना। सी का 2 होना चाहिए यहाँ पे। सी का 2 है कि नहीं है? हाँ है। बी का फर्स्ट कह रहे हैं कि टीचर सेंटर्ड चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी का थर्ड यानी ग्रुप असेसमेंट, और थर्ड कौन सा है? हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, हाँ सही तो है। कहाँ दिक्कत आ रही है? घबरा काहे रहे थे? डी ऑप्शन लगा दिए थे आप लोग, हमारे सर में दर्द हो गया कि कहीं हम ही तो गलत नहीं बताए हैं। देखिएगा, है ना, तो इसका आंसर फर्स्ट ही सही है। 51% लोग इसमें अब जवाब सही दे रहे हैं। पहले आपने मेरे को चक्कर दिला दिए थे। डी क्यों लगा रहे थे आप लोग? मैं एक बार डी भी चेक कर लेती हूँ, आप लोग की इच्छाएं जो हैं वो बाहर आ जाएंगी निकल के। ए का 2 कह रहे हैं आप लोग। ए का 2 क्या होगा? बच्चे एक एकांकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं। नहीं, रचनात्मक आकलन आपकी फीडबैक के लिए है। यहाँ पे एक तरह से जो रचनात्मक आकलन है वो उसके लिए ज्ञात करता है कि एक समय अवधि में बच्चे विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों पे, यानी फीडबैक इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रोग्रेस कितनी हुई है, फीडबैक क्या है, कहाँ कमी है, कहाँ जरूरत है कुछ और समझने की, सारी डायमेंशंस का पता लग रहा है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना। टीचर सेंटर्ड आपको पता ही है कि मेमोराइजिंग पे फोकस्ड होगा। ग्रुप असेसमेंट में बच्चे की सोशल स्किल्स मापी जाती हैं, ये भी आपको पता है। तो ये डी का थर्ड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे चक्कर खाओगे तो कैसे चलेगा? है ये तो आसान क्वेश्चन है। असेस मतलब आसान मींस ये थोड़ा सा ग्रुपिंग करने पे मुश्किल हो जाता है, लेकिन असेसमेंट का क्वेश्चन तो आप ये मानिए सीडीपी से ही आ गया, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 24 समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया 24 में? अब तो आ गया होगा समझ। देखिएगा एक बार,
देखो सिंपली इसमें कराया क्या है मैं बता देती हूं आपको। ये गलत गलत इन्होंने जोड़े बना करके दिए हुए हैं, आपको सही बनाने के। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहां होगा, यहां होगा। टीचर सेंटर्ड कहां होगा, जहां बच्चे मेमोराइज कर रहे हैं, रिटन टेस्ट है वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है, तो बी का फर्स्ट हो गया, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड, जहां बच्चे जो है एक्टिव होंगे, ठीक है, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा। जैसे चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, जहां सारी चीजें हो रही हैं। ग्रुप असेसमेंट में आपको पता है बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, जिससे आप कोलैबोरेशन का पता करते हैं। तो आसान है क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब कैजुअल नहीं, ज्यादा ही खतरनाक था। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन। यानी बच्चों के आकलन का कौन सा तरीका यहां पे जो है वो सही नहीं है, नॉट एप्रोप्रिएट। अ टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग, रिकॉल करना एकदम नेगेटिव बात है कि बस रट्टे लगा के बच्चा बता दे। फिर आता है आ सब्जेक्टिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू दी लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्ति परक परीक्षा, सब्जेक्टिव, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को। हाँ फिर भी अच्छा है। आईसीटी, यूजिंग आईसीटी बेस्ड टूल्स फॉर असेसमेंट, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि अच्छी होती है। जैसे अभी हम आईसीटी का इस्तेमाल करके पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, कि आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं अभी कर रही हूँ, या मैं और आप दोनों कर रहे हैं। आप लिख के बता रहे हैं अपनी बात, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, है ना। तो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं होती इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, कम्युनिकेट करना। ये बिल्कुल अच्छा तरीका होता है आईसीटी। यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स, कॉन्सेप्ट मैप से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, कौन से कॉन्सेप्ट से कौन सा टॉपिक जुड़ा हुआ है, समझ बेहतर होती है बच्चे की, तो ये भी अच्छे हैं। तो एक ही चीज गलत है, वो है आ टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग, रट्टे लगा करके स्मरण बेस्ड, स्मरण आधारित सूत्रों के सिर्फ रट्टे लगा लिए, वो एकदम खराब तरीका है असेसमेंट का कि बच्चे से आप बस ये लिखवा लो कितना याद है। तो ए ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो नॉट वाले क्वेश्चंस में ध्यान स्पेशल रखना होता है। 4 सवाल और हैं, फटाफट से समझेंगे। अ प्राइमरी क्लास टीचर इज यूजिंग अ वेराइटी ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल्स। देखिए मैथ्स में कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसका नेचर एब्स्ट्रैक्ट है ना। इसको समझने के लिए मटेरियल्स लगेंगे कॉन्क्रीट, जिनको बच्चा छू सके, देख सके। टू टीच प्लेस वैल्यू टू हिज स्टूडेंट्स, दीज इंक्लूड क्या, डाइंस ब्लॉक, बंडल्स ऑफ मैच स्टिक्स, अनबर्न्ड यानी जली हुई माचिस की तिलियां नहीं है, बिना जली है, फेक करेंसी नोट्स एंड एबैकस। एबैकस का भी हम प्लेस वैल्यू वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं, नहीं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह के लिए करते हैं। देखिएगा एक बार, फटाफट से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट मटीरियल। कॉन्क्रीट मटीरियल का क्लासिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, डाइंस ब्लॉक भी यूज करते हैं हम। तो अगर हम बात करें तो ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल मटीरियल। ए एंड बी, हाँ ये प्रोपोर्शनल है, वो जली हुई नहीं है, क्योंकि ये टेंस के जो हम वंस टेंस की जो बात करते हैं तो 10-10 की यूनिट एक तरह से वंस टेंस 100 1000 उसमें जा सकते हैं, चाहे वो माचिस की तिल्ली हो और चाहे वो डाइंस ब्लॉक हो। लेकिन ये मनी और अबैकस में ये काम नहीं हो पाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल है। नॉन प्रोपोर्शनल आपके बाकी दोनों हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समानुपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है, असेसिंग चिल्ड्रंस प्रीवियस नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यानी बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, जैसे अगर आप उसे डिवीजन सिखा रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन को लेकर के या सबट्रैक्शन और एडिशन को लेकर क्या ज्ञान है, ये हेल्प करता है मेमोराइज करने में। नहीं, मेमोराइज हमें रट्टे लगवानी नहीं है, मेमोराइज, रिकॉल, इनको हटा देना है। मैथमेटिक्स इज इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स, हाँ होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के प्रीवियस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ। इट इज हेल्पफुल इन समेटिव असेसमेंट, नहीं हमें फॉर्मेटिव चाहिए, रचनात्मक फीडबैक के लिए, जजमेंट के लिए नहीं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हायरार्किकल इन नेचर, ये बेहतर है कि जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप नया कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पाएंगे बच्चे को। अगर मैथ्स में आप एक क्लास मिस कर देते हैं, अगली क्लास में बैंड बच जाती है। किसी और टॉपिक में, किसी और सब्जेक्ट में फिर भी उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी मैथ्स में होती है, क्योंकि वो फॉर्मूला या जो तरीका था, एक चैप्टर दूसरा चैप्टर निकलेगा नहीं अगर पहला नहीं आता, तो बहुत दिक्कत होती है। आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत कम चैप्टर्स ऐसे होते हैं। तो गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये ज्यादा हायरार्किकल है बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में, बाकी भी होते ही हैं, ठीक है ना, कुछ हद तक। तो इट इज हेल्पफुल इन समेटिव असेसमेंट, नहीं मेमोराइजिंग नहीं, इंटीग्रेटेड है अदर सब्जेक्ट से। लेकिन ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, प्रीवियस नॉलेज की, किसी और सब्जेक्ट की नहीं हो रही थी। इंटीग्रेटेड तो होता ही है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा था ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 2 सवाल और हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपको पता है थिंकिंग प्रोसेस कॉग्निशन से आती है, संज्ञान, जो भी चीजें नॉलेज या दिमाग से रिलेटेड है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसपे पियाजे की थियरी है, वाइगोस्की की थियरी है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा एस्पेक्ट है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी दिशाओं में सोचने को, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा, ओपन एंडेड थॉट को बढ़ावा देगा। नॉलेज, अब आपको पता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी है, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, अलग से देख लेना। नॉलेज में रिकॉल बेस्ड चीजें होती है, डेफिनेशन याद है आपको, उसको नॉलेज कहते हैं हम यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन, समझ में कितना आया, अप्लाई करना, 2 + 2 4,
दुकान पे गया बच्चा, 10 रुपए का नोट लेके 6 रुपए का सामान ले आया, 4 रुपए वापस ले आया, उसने अप्लाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग कुछ नहीं हुई। ये तो बेसिक है एनालिसिस करना। जब आप विश्लेषण कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि पार्ट को समझते हैं कि मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गलती है। इस पूरे क्वेश्चन को जब मैंने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, किस स्टेप पे गलती है, तो आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक था। सिंथेसाइज करते हैं आप, यानी नए तरीके क्वेश्चन को क्या करते हैं, कई बार आप जांचते हैं नए तरीके से, अपने नए फंडे निकालते हैं, ट्रिक्स निकालते हैं, है ना, कुछ नया क्रिएट करना। बेसिकली इवैल्यूएशन यानी आकलन करना कि आप सही पहुंच पाए वहां तक या नहीं, आप सही जवाब तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, ये बात सही लग रही है हमें। नॉलेज अगेन ये लोअर लेवल थिंकिंग हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन लोअर लेवल हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगते हैं, हॉट्स कहते हैं जिसको हम। तो एनालिसिस, सिंथेसिस और मूल्यांकन जो पुरानी आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, तो उसमें यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग या दिशाओं में सोचना या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए ये ऊपर के 3 लेवल यूज होंगे। सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फटाफट से देखिएगा, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है आजकल, बहुत काम हो जा रहा है। क्लास पे क्लास लो और फिर उसके बाद फिर से क्लास की तैयारी करो, यही जीवन हो गया है। देखिए एक बार, बट अच्छा लगता है, आपको भी लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं, टू सॉल्व 76 into 32 a student uses the following methods। 76 को गुणा करना है 32 से, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये पूछा है। फटाफट से, कौन कह रहा है ये, लेट्स लर्न वाली वेबसाइट से लेकर मैम मैंने मेल किया है, आपको चेक कीजिए। लेट्स लर्न की कोई वेबसाइट नहीं अभी तक, बनवाएंगे इस साल, क्योंकि इतने फर्जी लोग आ गए मार्केट में, वेबसाइट तक बना के उस पर हम प्रोसेस चल रहा है प्रॉपर, हम FIR वगैरह करना नहीं चाहते, उनको खुद ही बंद कर देनी चाहिए। जो वेबसाइट किसी ने तो ओपन की हुई है वो .co करके, वो एकदम फेक वेबसाइट है, पैसे छापने के लिए बनाई गई है सिर्फ, एकदम खराब तरीका है, पता नहीं किसने बनाई है। अभी टीम ने कोऑर्डिनेट किया था बीच में, अभी मैं इस पर सीटेट होते ही एक्टिवली इस पर मैं पता करूंगी कि क्या प्रोसेस है, कहाँ पहुँचे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती से वहाँ पे चले जाते हैं। और ये बात मैं बार बार बताती भी हूँ कि कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा कोर्स कुछ मत लीजिए। या तो लेट्स लर्न पे फ्री में यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको, या फिर आपको करियरविल ऐप पे मिलेगा अगर कोर्स है तो। यही 2 जगह हैं जिसमें से सिर्फ अगर पैसे कहीं देने हैं तो करियरविल ऐप पे, क्योंकि बैच वहीं पे, यहाँ तो फ्री है सब कुछ, नोट्स फ्री दिए हुए हैं, तो सिंपल बात है, कहीं और आप मत लगाया करो यार। तो 706 को गुणा किया 30 + 2 से, ये तोड़ करके बेसिकली हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। इनफॉर्मल टेक्निक नहीं, इनफॉर्मल क्या है, ये तो तरीका होता है, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, नहीं यूज्ड बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की उसको नॉलेज है, सेम ही आंसर वो निकाल देगा ये करके भी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स विल गेट 0 मार्क, क्यों, ये ऑल्टरनेटिव वे है करने का क्वेश्चन को सॉल्व। आप ये वही बात हो गई ना कि 21 को आप 20 + 1 लिख दो, या फिर 6 + 3 लिख दो, ठीक है जी। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जियो बोर्ड है ना। तो जियो बोर्ड एक्टिविटीज की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, तो टू टीच लाइन्स एंड एंगल्स टू लर्नर्स, to teach different types of triangles to learners, to teach volume to learners, to provide concrete representations for many investigations in geometrical concepts। तो geometrical thinking में या geometrical concepts को सिखाने में हम जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं, ताकि हम अलग अलग शेप के एक बोर्ड पे कील लगा करके, या वो जो ऑलपिन्स टाइप चीजें होती हैं वो लगा करके आप शेप बनाते हैं, जिससे बच्चों को कॉन्क्रीट पता लग पाए कि जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो उनके दिमाग में हम दिखा पाए कि ये 4 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी ऐसा दिखता है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को दिखाने के लिए हम जियो बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसपे इस तरह की कीलें होती हैं और रबर बैंड या किसी एक धागे का इस्तेमाल करके अलग अलग शेप्स को दर्शाया जाता है। वो जियो बोर्ड है जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए हेल्पफुल होता है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी PDF विद आंसर्स। सिर्फ यही है टेलीग्राम चैनल, कोई फेक चैनल से प्लीज मत जुड़ जाइएगा, बुरा लगता है मेरे को, बट इतने सारे लोग हैं, चलती रहती हैं प्रोसेसेस, सब कंट्रोल एकदम से नहीं होते, समय लगता है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी सोचना चाहिए यार, है। नहीं, कोई चैनल नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फैन चैनल्स बने हुए हैं, या किसी ने अपनी मर्जी से कोई वीडियो डाल रहा है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा अगर कोई गलत काम कर रहा है उस चीज़ में, है ना। और या तो लेट्स लर्न है जिसपे यूट्यूब पे हम पढ़ाई करते हैं, 2 ही ऑफिशियल चैनल है, एक लेट्स लर्न है, दूसरा हिमांशी सिंह है। हिमांशी सिंह पे मैं कभी व्लॉग वगैरह डाल देती थी, अभी तो बहुत टाइम से नहीं डाला है। तो मेनली अगर पढ़ाई की बात करें तो सिर्फ लेट्स लर्न पे ही हम लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लगभग 4.5 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, और कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। तो प्लीज़ आप ऑफिशियल समझ के कहीं भी फंसिए मत, ठीक है। मजे के लिए देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। अगेन आपसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप
जो नोट्स हैं उनको पढ़ लीजिए एक बार। जो फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी पिन कमेंट में मिल जाएंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिए। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता देना। और सैटरडे को अपना समय निकाल करके आराम से फ्री रहना थोड़ा सा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल पे जाके, है ना। ये अभी तो लाइव चल ही रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें लाइव सेशंस में ही अगर हम जाते हैं तो ये मैराथन है, इसके नीचे भी आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है मैराथन, पीडीपी मैराथन, इसको नोटिफाई भी कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करके, है ना। और हम 3 दिन में है ये, यानी 13 जनवरी शाम को 7 बजे सैटरडे को मिल रहे हैं। क्योंकि ये कई घंटे का सेशन होगा, कोशिश तो रहेगी मेरी 3, 4, 5 घंटे मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर ले, ताकि आपको समय आपका ज़्यादा ना लगे सेम चीज़ में ही। और फ्री नोट्स का लिंक भी इसी के नीचे या बाकी वीडियोज़ के नीचे भी आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 to 30 से 76% लोग जो है नंबर लेकर के आ पाए हैं, बहुत खुशी की बात है। कल मिलते हैं 9 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आज तो ये ऑफ भी तिगड़म तरीके